Hello aspirants, this is Neha Kausar from Pure Active Education. You can follow us on Telegram and Facebook. Today we are going to start our lecture of biology, first lecture of biology, and the topic will be cell and cell theory. So हम सब ने सुना है सेल, स्कूल में पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है। सेल एक बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जिससे आप लोग हर इंसान बना हुआ है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल, राइट। तो सेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें से सब बना हुआ है और सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है किसी भी लाइफ प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए। सेल, आप सब कुछ बेसिक कम फैक्ट्स जान लेते हैं सेल के बारे में कि व्हाट सेल इज़ अबाउट। तो सबसे बेसिक फैक्ट ये है कि जो सेल है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था अंडर माइक्रोस्कोप। बट रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था वो डेड सेल्स थे, ठीक है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट पर्सन थे जिन्होंने देखा था, ही वो था डच साइंटिस्ट, और वो कौन थे? वो थे एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरिया प्रोटोजोआ देखा था अंडर माइक्रोस्कोप। तो ही वॉज द पर्सन, इसीलिए इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पहली बार देखा था माइक्रोस्कोप में। लिविंग सेल्स पहली बार देखा था अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सेल है, सेल इम्पॉर्टेंट क्यों होता है ये बात जान लेते हैं। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं। और आपको सबको पता है कि ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है अपने लाइफ का, अपने बॉडी का, ठीक है। तो इसीलिए जो सेल है ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट, जैसे घर बनाने के लिए एक ब्रिक से बहुत सारे ब्रिक लगा के हम एक हाउस बनाते हैं, उसी तरीके से सेल विल बी मल्टीप्लाइंग टुगेदर गिविंग राइज टू टिश्यू बढ़ के जो है वो ऑर्गन बनाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। अब हम ये देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी जो है, 3 साइंटिस्ट आए थे, शील्डन, स्वान और रूडोल्फ वर्शॉ। इन तीनों ने मिलके सेल थ्योरी दिया, कुछ थ्योरी बताए थे। और वो थ्योरी क्या है? 3 है। एक तो इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक सेल का बना हो, चाहे वो बहुत सारे सेल का बना हो, वो सब अल्टीमेटली किससे बने हुए हैं? सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है। और जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? यही जो मैंने अभी आपको बताया कि सेल से ही टिश्यू और टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है, इसलिए। अब जो एक सेल है, कोई भी एक सेल होगा, उसी सेल से दूसरे सेल मल्टीप्लाई होंगे और इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता है ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। इसलिए हम ये थ्योरी में क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखते हैं एक बार साथ ही साथ हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेके चलेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके पास सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ये होता है, इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोर देन 1 सेल, जब मोर देन 1 सेल की बात आती है तो वो क्या हो जाते हैं? वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। ऑर्गेनेलीज जो है, सेल है एक, कोई भी एक सेल जो होता है, उस सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे कुछ ऑर्गेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग कि उसके अंदर, अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ये इन सब का अपना अलग अलग एक आइडेंटिफाइड फंक्शन है जो ये परफॉर्म करेंगे। तो अब क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज को भी 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन कि उनके पास मेम्ब्रेन है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, वो वाला हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? ऑर्गेनेली का एग्जाम्पल होगा राइबोसोम। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन में पूछता है कि ऑर्गेनेली विदाउट मेम्ब्रेन, तो राइबोसोम is an example of that.
फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आते हैं जिसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है इसमें क्या क्या इसका एग्जाम्पल होता है, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये जो भी मैं अभी ऑर्गेनेल्स के नाम ले रही हूँ भी हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है ये वो ऑर्गेनेली है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, क्या क्या है, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड में मतलब दो मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा इनके पास और एक आउटर मेम्ब्रेन होगा। इस तरीके के अगर दो मेम्ब्रेन किसी के पास हो, दैट इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम प्रोकार्योट्स और यूकैरियोट्स भी देख लेते हैं। प्रोकार्योट्स ऑर्गेनिजम्स किसे बोलते हैं? जो प्रोकार्योट्स है वो प्रोकार्योट्स जो होते हैं वो जनरली एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जनरली सिंगल सेल से बने होते हैं और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है क्योंकि इनके मैकेनिज्म ज़्यादा टफ नहीं होता। इनमें कोई नो ट्रू न्यूक्लियस इज देयर। और हम अभी जो मेम्ब्रेन बाउंड की बात कर रहे थे तो इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इज फाउंड इन प्रोकार्योट सेल। वही यूकार्योटिक सेल जो है ये कम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने सो वील मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अब हम अलग अलग ऑर्गेनेलीज यहाँ से देखेंगे कि ऑर्गेनेलीज क्या क्या है, यहाँ क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से हम ऑर्गेनेलीज को देखते हैं। अब ये अभी जो मैंने आपसे कहा था कि प्रोकार्योटिक सेल जो होता है वो एक सिंपल होता है और उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ देखो, यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, नो ट्रू न्यूक्लियस इज ओवर हियर। ठीक है, और इसमें कोई अलग अलग ऑर्गेनेलीज नहीं है। इस तरीके से अलग अलग जगह कुछ ऑर्गेनेलीज जो है वो स्प्रेड है। ये सेल ये एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल है। इसमें फ्लैजिलम भी होता है और ये पाइलस भी मिलेगा अटैच होने के लिए बॉडी में। साइटोप्लाज्म है बट न्यूक्लियस भी नहीं है इसमें और कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है और ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। डीएनए इसका ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल एक होता है बैक्टीरिया में जो एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट, ये एक यूकार्योटिक सेल है। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को दिखाया हुआ, इसमें एक बार सिर्फ आपके देखने के लिए है, बाकी अभी मैं सारे इसके जितने भी ऑर्गन्स यहाँ दिख रहे हैं, ऑर्गेनेलीज दिख रही है, मैं अभी डिस्कस करूँगी आगे। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, गोल्गी अपैरेटस है। अगर आपको एक सेल को देखते हो यूकैरियोटिक सेल को, इसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। सो अब हम एक एक करके सारी ऑर्गेनेलीज डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में कुछ थोड़े डिफरेंसेस होते हैं जो मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये एक टिपिकल प्लांट एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल में जो है ये देखिए, इसमें सेल वॉल नहीं है, कोई भी सेल वॉल नहीं होता जो नॉर्मली प्लांट सेल में होता है। दो तीन चीज़ें हैं डिफरेंसेस जो मैं यहाँ पे आपको नोट करवाऊंगी। ये वैक्यूल, यहाँ पे देखो वैक्यूल जो है छोटा है, प्लांट में बड़े वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स इसमें होते हैं, उसमें सेंट्रियोल्स आपको नहीं दिखेंगे इस तरीके से। और बाकी सारे लगभग सभी सेम होते हैं। बाकी ऑर्गेनेलीज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो मेन डिफरेंस है मैं आपको बता चुकी हूँ और एक बार लास्ट में हम समराइज़ कर लेंगे दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। प्लांट सेल एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये एक टिपिकल प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये सेल वॉल है, यहाँ पे सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल प्लांट सेल में भी होता है और सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता है। बैक्टीरिया में भी आपको दिखाया था अभी, प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया का ही था वो, उसमें भी सेल वॉल था, इसमें भी सेल वॉल है, बट एनिमल सेल में नहीं होता है ये।
ठीक है। और इसके देखिए ये एक काफ़ी बड़ा वैक्यूल पाया जाता है प्लांट में, लार्ज वैक्यूल इज फाउंड इन द प्लांट। ये वैक्यूल इसके अंदर है, प्लांट में ही पाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये काफ़ी स्पेस भी लेता है, हाफ स्पेस भी कवर कर लेता है एक प्लांट, टिपिकल प्लांट सेल के अंदर। बाकी सारे इसमें देख सकते हो आप कि गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे सेम होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब हम डिटेल्स में एक एक करके डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे, ये सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ पाए हो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी डिफरेंस लास्ट में एक बार हम समराइज करेंगे। अब जो आगे पढ़ना है, सबसे पहले हम चलेंगे सेल वॉल से। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो सबसे आउटर कवरिंग है, अभी आपको दिखाया था, ये एक रिजिड होता है और ये सेमी परमेबल प्रोटेक्टिव लेयर होता है कुछ सेल टाइप्स में। सेल वॉल सब में नहीं पाया जाता, अभी मैंने कहा था कि एब्सेंट होता है। किस में एब्सेंट होता है अभी बताया था आपको, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, राइट। तो एनिमल सेल में नहीं होता है, ये प्लांट सेल में होता है, फंगाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, और ये क्या, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन करता है बाहर के एटमोसफेयर से। ठीक है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब जो सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल जो है वो 3 लेयर में बटा हुआ होता है। एक आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा सेल वॉल का, और ये जो है इसमें मिडिल लैमेला होता है। 3 आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला हो गया, फिर प्राइमरी सेल वॉल हो जाएगा और फिर सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगा। ये इस तरीके से सेल वॉल का एक स्ट्रक्चर बना होता है। जो प्लांट सेल में अगर सेल वॉल की बात हम करते हैं, तो हर सेल, प्लांट है या फंगाई है या बैक्टीरिया है, सब में जो सेल वॉल है उसका कॉम्पोजिशन अलग है। जैसे प्लांट में है वो पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है और जिसको हम सेल्यूलेस के नाम से बोलते हैं। तो प्लांट सेल में क्या, किससे बना हुआ है सेल वॉल? सेल्यूलोज से बना हुआ है। उसी तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल्स जो है वो शुगर और अमीनो एसिड से बने होते हैं और इनका पॉलीमर होता है, जिनको किस नाम से जाना जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकान। अगर कभी पूछे कि बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बना हुआ है, तो पेप्टाइडोग्लाइकान से बना हुआ होता है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकान जो है, अब बैक्टीरिया के बारे अगर कभी पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो बैक्टीरिया में 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकान की थिकनेस पे ही पता लगता है हमें कि कौन सा। अगर ग्राम पॉजिटिव है तो इसका ज़्यादा थिक होता है सेल वॉल, क्योंकि उसमें ज़्यादा थिक पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बाद में जब आगे माइक्रोब्स के बारे पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब जो कंपोनेंट है फंगल सेल वॉल का, उसमें क्या होता है? उसमें काइटिन होता है। काइटिन जो है, काइटिन होगा और ग्लूकान्स होंगे, प्रोटीन होंगे। ये सारे फंगल कंपोनेंट प्रोटीन से बना होता है। तो ये हो गया फंगल। अब फंगस का अगर पूछता है सेल वॉल किससे बना है, तो बता दोगे काइटिन से बना है। बैक्टीरिया किससे बना है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है। इसी तरीके से प्लांट का किससे बना है? सेल्यूलोज से। और एनिमल का किससे बना है? एनिमल का नहीं बना है, एनिमल में एब्सेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में सेल वॉल के बारे में एक आइडिया मिल गया, समझ में आ गया कि इसका फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जैसे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दोनों वाइस वर्सा आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन, ये सब में प्रेजेंट होगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्यों होता है ये ऐसा? क्योंकि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देता है, सबको पास नहीं होता। कुछ सेलेक्टेड गैसेस है जिसको वो पास होने देगा, बाकी सबको वो पास नहीं होने देगा, इसलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को, ठीक है। अब इसी के अंदर बाउंड होते हैं सारे ही, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर ही साइटोप्लाज्म होगा और बाकी ऑर्गेनेलीज होंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है ये जो है ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है। फॉस्फोलिपिड्स क्या है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फॉस्फोलिपिड से बना होगा। फॉस्फोलिपिड्स लिपिड्स होते हैं, फॉस्फेट वाले लिपिड्स को फॉस्फोलिपिड कहते हैं, और उसमें जगह जगह प्रोटीन एम्बेडेड होंगे। ये जो प्रोटीन है ये जैसे घर में गेट कीपर होता है ना, वैसे ये गेट कीपिंग की तरह काम करता है। ये जो है एक तो जो भी कोई भी मॉलिक्यूल एंटर करेगा या बाहर निकलेगा ये उसको कंट्रोल करेगा कि क्या किस मॉलिक्यूल को अंदर जाने देना है, किसकी एंट्री बाहर देनी है। तो दीज प्रोटीन्स आर एक्टिंग एज दैट गेट कीपर। फॉस्फोलिपिड है, ये क्या प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी वाटर लविंग सब्सटेंस जो है वो या अंदर नहीं जाए या बाहर नहीं आए, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका फंक्शन क्या है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम देखेंगे वो है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का रोल क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो ये सेल है, एक सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसमें जो है इसका जो इंटीरियर ये पूरा एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में सारे ऑर्गेनेलीज फ्लोटे पाए जाएंगे इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो एनवायरनमेंट होता है ये वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट है और एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और इसके अंदर सारी मशीनरीज जो भी चाहिए है वो सारी मशीनरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो भी सेलुलर मशीनरी काम करने के लिए सेल को चाहिए, ठीक है। जो ये जेल लाइक सब्सटेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब आप सोचोगे कि ये जेल लाइक सब्सटेंस बना किस चीज़ से है, तो इस जेल लाइक सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा तो वाटर होता है, वाटर बेस्ड है, तो 70 to 80% तो इसमें वाटर होता है। उसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कुछ, और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इस तरीके से ये साइटोप्लाज्म बना है। साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ही एसेंशियल कॉम्पोनेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ऑफ कोर्स इसी के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट सेल का हो जाता है। अब ये साइटोप्लाज्म और उसका रोल समझ आ गया। सो नेक्स्ट में चले। अब यहाँ से देखो न्यूक्लियस। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है हर एक ऑर्गेनेली का फंक्शन और उसका रोल। न्यूक्लियस जो है ये सेंटर ऑफ द सेल में मिलता है, एक डार्क कलर्ड का बॉडी होता है जो सेंटर में मिलेगा, जो पूरा ही ब्रेन ऑफ द सेल इसको आप कह सकते हो, क्योंकि सारी एक्टिविटी यहीं से कंट्रोल होती है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में आप जैसे कि देख पा रहे हो ये एक न्यूक्लियर एनवेलोप है, सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवेलोप है, और ये पोरस होते हैं, ये पोरस न्यूक्लियर एनवेलोप होते हैं। उसके बाद में ये अंदर आपका न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस एक है, और ये क्रोमैटिन मिलता है उसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूक्लियर एनवेलोप है जो पोरस है, पोरस क्यों है ये पोरस इस वजह से है ताकि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ये सब अंदर बाहर जा सके साइटोप्लाज्म के, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसलिए पोरस होता था कि सेलेक्टिवली पास कर सके, ना कि एज अ होल। और ये जो न्यूक्लियोलस है, अब न्यूक्लियोलस का क्या काम है, जो न्यूक्लियोलस होता है ये जितने भी राइबोसोम्स के सिंथेसिस होगी ये यहाँ से इनिशिएट होगी, न्यूक्लियोलस का काम होगा। अब इसके अंदर और क्या क्या मिलता है, इसके अंदर जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम इस नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबको क्रोमोसोम पता ही होगा, क्रोमोसोम सुना होगा कभी ना कभी। तो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है उसमें होता क्या है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं जीन। जीन जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, हेरिडिटरी यूनिट होता है। ये हेरिडिटरी यूनिट क्या होता है,
क्योंकि यही वो यूनिट है जो ट्रेट कैरी करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग में अगर कोई भी कैरेक्टर आपके पापा या आपके मम्मी के सिमिलर है, वो इसीलिए है बिकॉज आपके पास आपके पापा या मम्मी का वो जीन है। अगर पापा की आई कलर ब्लैक और आपकी आई कलर ब्लैक है, इसका मतलब आपके अंदर पापा का वो ब्लैक आई कलर वाला जीन है। तो इस तरीके से जीन ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो जीन जो है वो क्या कैरी करता है, हेरिडिटरी ट्रेट कैरी करता है। ठीक है, हर जीन किसी न किसी ट्रेट के लिए होता है, चाहे वो आपके आईज़ के लिए हो, चाहे वो आपके हेयर के लिए हो, चाहे वो आपके कोई हेरिडिटरी डिजीज़ के लिए हो, कुछ भी, चाहे वो आपके हाइट के लिए हो या आपका स्किन कलर के लिए हो, ये सब जीन की वजह से होता है। अब जीन में क्या होता है, जीन जो है डीएनए, ये डीएनए जो है वो जीन बनाता है। डीएनए कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो ये जो डीएनए के लेवल पे चीज़ें आ जाती है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हम इसको कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। डीएनए इस तरीके का स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जो बाद में प्रोटीन बनाते हैं, रेप्लिकेट होंगे, फिर उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली जाके प्रोटीन बनाते हैं। जो प्रोटीन जो है वो किसी न किसी जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से चीज़ें पूरी मैकेनिज्म चलती है। और ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सारा का सारा चीज़ न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। तो न्यूक्लियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीनरी हो गया है इसके अंदर। और प्रोकार्योटिक में क्या होता है, प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, वो वैसे ही पाया जाता है। ठीक है, उसमें अलग से कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अब नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से नेक्स्ट ऑर्गेनेली देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, ये जो है ये इस तरीके का, ये जो पूरा फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से अटैच तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ और स्मूथ किस सेंस में बोला जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स अटैच्ड पाए जाते हैं, तो उसका थोड़ा जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक रफ सा लुक आता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो बिना राइबोसोम के होते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जनरली जो है रफ बाहर के साइड में होंगे और स्मूथ वाले अंदर के साइड में होंगे। तो ये एंडोप्लाज्मिक का रफ और स्मूथ का कंसेप्ट समझ आ गया। अब देखिए, ये जो है ये एक सम सैक लाइक स्ट्रक्चर्स से एक साथ स्टैक्ड रहते हैं, उससे बना होता है, जिसको हम सिस्टर्ने भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं। अब फंक्शन क्या है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होने का, आप देख पा रहे हैं यहाँ न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है। ये अटैच्ड इसीलिए है क्योंकि ये प्रोटीन जो भी बनेगा यहाँ पे, जो भी यहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं डीएनए आरएनए के, वो यहाँ पर आके प्रोटीन बनाएंगे, उसका यहाँ मॉडिफिकेशन भी होगा, उसकी यहाँ फोल्डिंग भी होगी, और यहाँ से दूसरी किसी जगह में जहाँ भी जाना है वहाँ इसकी ट्रांसपोर्टिंग भी होती है। अब देखो क्या होता है, ये जो है, ये जो इसके अंदर ये जो स्पेस प्रेजेंट है, सिस्टर्नी स्पेस, इस जगह में ये सारी चीज़ें जो भी ये सारी मशीनरीज है, ये सेलुलर एक्टिविटीज़ है, ये सारी होगी। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई भी प्रोटीन जो फोल्ड करेगा, अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रोटीन हमारी गलत तरीके से फोल्ड हो जाती है तो उससे बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं गलत प्रोटीन होल्डिंग की वजह से। तो इसलिए अगर कोई प्रोटीन गलत तरीके से फोल्ड हो रहा है तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये यहाँ इसीलिए कनेक्टेड है, ये तुरंत न्यूक्लियस को मैसेज भेजेगा कि ये गलत फोल्डिंग हो रही है, फिर न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करेगा, या तो उसको सिग्नल देगा स्टॉप करने का, और अगर नहीं गलत फोल्डिंग हो गई होगी तो ये जो प्रोटीन है ये लाइसोस यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ करेंगे, और ये लोग जो ये प्रोटीन है इसको ट्रांसपोर्ट ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम में कर देगा। लाइसोसोम का रोल क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ पे लाइसोसोम उसको ख़त्म कर देगा। इसलिए हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये मशीनरी फेल हो जाती है तभी कोई प्रोटीन के गलत फोल्डिंग की वजह से तभी कोई डिजीज़ होती है, वरना कोई डिजीज़ ऐसे नहीं होती है। हमारा सारा
चेक मैकेनिज्म और चेक गेटवेज होता है सेल के अंदर ही। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल ये है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रोकार्योट में यूकार्योट में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। ये ऐसा होगा, एक ओवल शेप होगा, सर्कुलर शेप होगा, उसके अंदर सिस्टर्ने फोल्डेड से इस तरीके से है, क्रिस्टेस के फोल्डेड रहते हैं। और ये जो है इसके अंदर अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही, बाकी सारे ऑर्गेनेलीज के एक्सेप्ट ये दोनों के और किसी में अपना डीएनए या अपना राइबोसोम नहीं पाया जाता, इनमें अपना डीएनए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन ही फोल्डेड है एक स्ट्रैक लाइक फोल्ड में, ये फिल्म इस तरीके से, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ये फोल्डिंग जो है ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और मैट्रिक्स में ये डीएनए और राइबोसोम फ्लोट करते होते हैं। तो ये काम, अब ये तो स्ट्रक्चर बताया, अब इसका काम क्या हो रहा है, काम इसका ये हो रहा है, ये जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो यूकारियोट्स के केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो हर एक एक्टिविटी के लिए पावर चाहिए होता है। तो इसके अंदर जो पावर सिंथेसिस होता है वो, उसको हम एनर्जी जिसको बोलते हैं इसको, वो एटीपी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में सिंथेसिस होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में ये जो है एनर्जी सिंथेसाइज होगा इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एटीपी सिंथेसाइज होता है। और जो सेल है, अब जो सेल रहता है, तो बहुत सारे सेल में ऐसा होता है कि कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया हो ही ना, जहाँ ज़रूरत नहीं है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, मल्टीपल, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द जो भी ऑर्गन है या सेल है, उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ प्रेजेंट होंगे। हमारे मसल सेल को बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। हमारे नर्व सेल को इतना नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ मैसेज भेजते हैं, तो इसलिए वहाँ कम माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आरबीसीज को नीड नहीं है, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, जहाँ ज़्यादा होगी वहीं ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया समझ आ गया कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है और किस तरीके से ये काम करता है। सो वी विल बी यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लो, ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर ये इसका इनर मेम्ब्रेन है जो यहाँ पे फोल्ड हो रहा है। ठीक है, फोल्ड होके ये क्या बना रहा है, ये क्रिस्टे बना रहा है। क्रिस्टे क्या इनक्लोज कर रहा है, मैट्रिक्स इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, ये जो खाली स्पेस है इधर, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अंदर क्या फ्लोट कर रहा है, डीएनए और राइबोसोम्स फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये एक बार नेक्स्ट जो है हमारा वो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट पे। अब ये क्लोरोप्लास्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट मैंने अभी क्या बताया था कि क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो ऐसा है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसे हैं जिसमें डीएनए और क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें देखो क्या क्या इसमें पाया जाता है। यू कैन सी ओवर हियर, देखो इसमें भी सेम है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है।
ठीक है, और ये बीच वाला स्पेस जो है इसको हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहे हैं आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। तो ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये जो है ये थाइलाकॉइड जो है वो ऐसे इस तरीके से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में फोल्डेड हो जाते हैं और एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, ये जो कनेक्शन वाला पार्ट है इसको हम लैमेला कहते हैं। ठीक है, जिससे ये एक थाइलाकॉइड दूसरे थाइलाकॉइड से स्ट्रक्चर्ड है और ये एक पूरा थाइलाकॉइड का ये स्टैक है, इसको हम ग्रैनम कहते हैं। उसके बाद में इसमें मैंने क्या कहा, इसमें अपना डीएनए होगा और अपना राइबोसोम होगा। ये जो थाइलाकॉइड दिख रहा है, इस थाइलाकॉइड में थाइलाकॉइड ल्यूमेन होता है बीच में, और यहीं पर क्लोरोफिल आपका पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे टेक प्लेस करेगा। इसमें और स्टार्च ग्रैन्यूल्स और लिपिड्स के भी ड्रॉप होते हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि ये जो है थाइलाकॉइड, इसमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये दो पार्ट टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए और एक होता है क्लोरोफिल बी। ये दोनों मिलके किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पता है कि सनलाइट को यूज़ करके जब प्लांट अपना फूड बनाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोफिल क्या करेगा, यही काम करती है। जो सनलाइट है इसको ट्रैप करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। तो क्लोरोफिल इतना फूड बनाएगा इससे, और वो जो फूड है उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और ये ऑक्सीजन ही है जो हम बाद में ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली क्या है, वो प्लास्टिड है। प्लास्टिड है जो प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक हो गया लीकोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो है ये जो है ये जनरली जो ग्रीन टिश्यूज़ होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ग्रीन टिश्यूज़ में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, और ये लीव्स में मिलता है, लीव्स के मेसोफिल सेल्स में मिल जाएगा, और जो भी कैक्टस में अगर होता है तो ग्रीन पार्ट में वहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से होगा, और ये वन ऑफ द प्लास्टिड होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल यही होता है। बाकी के नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज जो है वो हम इसके पार्ट 2 लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं और जो भी बाकी ऑर्गेनेली बचे हैं उसको। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।